प्रशासन और प्रबंधन, यूनिट 5 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की यूनिट है प्रशासन और प्रबंधन की मीनिंग यानी अर्थ, मीनिंग, नेचर और सिग्निफिकेंस, अर्थ, प्रकृति और महत्व बताना है, पहला टॉपिक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही बोरिंग नॉन साइंस टाइप का टॉपिक है, नॉन सेंस नहीं, नॉन साइंस, हाँ, जिसको साइंस साबित करने पे तुले हुए हैं ज़बरदस्ती, और इसकी कोई फिक्स डेफिनेशन और फिक्स कुछ नहीं होता, आप अपने मन से ही बना सकते हैं। इस चक्कर में आपको बहुत सारे स्कॉलर्स पढ़ने पड़ते हैं। क्वेश्चन कैसे आएंगे इससे, प्रीवियस ईयर्स में जो आए हैं और जो आने की आगे ज़रूरत है, सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे। आपसे पूछ लेगा एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, प्रशासन क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। दूसरी बात पूछ लेगा प्रशासन और प्रबंधन में क्या डिफरेंस है, प्रशासन और प्रबंधन में क्या डिफरेंस है ये पूछ सकता है। प्रबंधन क्या है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, और प्रकृति क्या है प्रबंधन इसकी, प्रशासन की नेचर क्या है प्रशासन का। इस तरीके के सीधे सीधे क्वेश्चन आपको आएंगे। Oh shit. ठीक है, आपको पहला क्वेश्चन यह है कि प्रशासन क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है एडमिनिस्ट्रेशन? प्रशासन क्या होता है बताओ जल्दी से, क्या समझते हो? जनता से। प्रशासन आपका मतलब है कि सिर्फ गवर्नमेंट का होता है, इस कोचिंग का कोई प्रशासन नहीं है? प्राइवेट कंपनीज में प्रशासन नहीं होता क्या? एडमिनिस्ट्रेशन होता है नहीं होता? होता है, तो फिर सिर्फ गवर्नमेंट क्यों बोलेंगे अब? तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब दो वर्ड से निकाल सकते हैं हम, एक तो सामूहिक यानी कलेक्टिव एफर्ट, यानी सामूहिक एफर्ट को क्या बोलेंगे? हाँ, एक कोशिश, सामाजिक, ये कलेक्टिव यानी एक सामूहिक, मतलब एक से ज्यादा लोगों की एफर्ट। यार एफर्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? कोशिश नहीं, कोशिश समझ लो अभी, प्लस कॉमन गोल। किस चीज के लिए कोशिश? एक कॉमन गोल, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव, कॉमन उद्देश्य के लिए। जब ऐसा होता है तो उसको बोलते हैं प्रशासन। तो इसकी क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं हम कि कोऑपरेटिव एफर्ट्स ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल इन परसूट ऑफ अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। मतलब जब एक से ज्यादा लोग मिल करके एक कॉमन उद्देश्य, एक कॉमन उद्देश्य के लिए काम करते हैं तो उसको प्रशासन बोलते हैं। ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है। इसको और फिर 50 तरीके से आप लिख सकते हैं कि प्रशासन एक व्यावसायिक संगठन, एक शैक्षणिक संस्थान जैसे स्कूल या कॉलेज, सरकारी कार्यालय या किसी भी गैर लाभकारी संगठन के प्रबंधन को संचालित करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। क्या है? किसी भी संगठन को, किसी भी संगठन के प्रबंधन को संचालित करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। प्रशासन किसी भी संगठन के प्रबंधन को संचालित करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। कोई भी गठबंधन बोल लो, ऑर्गेनाइजेशन हो, संगठन हो, उसके मैनेजमेंट को संचालित करने की प्रक्रिया को प्रशासन बोलते हैं।
3 पार्ट होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे एक स्कूल हो गया, उसमें एक मैनेजमेंट होता है जो वहाँ की चीज़ों को करेगा बेसिक लेवल पे, और उसके ऊपर होता है प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि नीति बनाएगा, पॉलिसी बनाएगा, ये कहेगा कि क्या 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 हमको करना है, और उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा, उस ऑर्गेनाइजेशन के टूल्स को यूज़ करके मैनेजमेंट, और इस ओवरऑल प्रोसेस को कंट्रोल कौन करेगा, प्रशासन। बात आगे समझ में, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, प्रशासन। तो लोक प्रशासन क्या है? जब प्रशासन का काम जनता के वेलफेयर के लिए किया जाए, लोक कल्याण के लिए किया जाए, जब प्रशासन का वो वाला पार्ट जो कि जनता के कल्याण के लिए होता है, तो वो लोक प्रशासन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन जो पब्लिक के लिए हो, किसी देश के सिटीजन के लिए हो, जन कल्याण के लिए हो। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक से जुड़ा हुआ होगा वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होगा। अब यहां पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 50 डेफिनेशन हो सकती है, पर हम एक डेफिनेशन लिख लेते हैं वुड्रो विल्सन की। कौन है वुड्रो विल्सन? वुड्रो विल्सन ये पिता हैं लोक प्रशासन के, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वुड्रो विल्सन अमेरिकन थे। सबसे पहले इन्होंने ये मुद्दा उठाया था कि पॉलिटिकल साइंस विषय में ही प्रशासन को क्यों पढ़ा जाता है, जबकि पॉलिटिकल साइंस में राजनेता आते हैं जो कि वुड्रो विल्सन ने सबसे पहले एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने ये मुद्दा उठाया था कि पॉलिटिकल साइंस में ही एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को क्यों पढ़ाया जाता है, जबकि पॉलिटिकल साइंस में राजनेता होते हैं जो कि पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं, जो कि नीतियां बनाते हैं, जबकि उनका एग्जीक्यूशन, उनका पालन, उनको लागू करने का काम प्रशासन का होता है, जो कि टोटली डिफरेंट एक डिसिप्लिन है, एक दूसरा ही विषय है। तो उसको अलग से पढ़ाया जाना चाहिए। इसलिए वुड्रो विल्सन को पूरी दुनिया में फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन का पिता बोलते हैं पूरी दुनिया में। भारत में बोलते हैं एमपी शर्मा को। भारत में लोक प्रशासन के जनक कौन है? एमपी शर्मा। तो वुड्रो विल्सन ने लोक प्रशासन की क्या डेफिनेशन दिया? वाह, लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? कॉमन मोटिव से किसी भी कॉमन मोटिव या पर्पस से रिलेटेड काम, कई एक से ज्यादा लोग मिलकर किसी कॉमन। पढ़ चुकी हो क्या? ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन तुम बोल रही हो, बिना पढ़े कैसे बन जाएगी? तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? जब एक से ज्यादा लोग कॉमन गोल के साथ, कॉमन पर्पस के साथ काम करें तो वो होता है एडमिनिस्ट्रेशन। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? जब एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक के लिए हो तो उसको क्या बोलते हैं? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वुड्रो विल्सन ने एक डेफिनेशन दी है जो हम लिख सकते हैं। वुड्रो विल्सन ने डेफिनेशन दी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक लॉज। विधि को क्रमबद्ध और विस्तृत रूप में लागू करना ही लोक प्रशासन है। विधि को क्रमबद्ध और विस्तृत रूप में लागू करना ही लोक प्रशासन है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन ऑफ public laws. Every particular application of law is an act of administration. Every particular application of law is an act of administration. रट लो अभी यहीं पर डेफिनेशन। विधि के क्रियान्वयन की प्रत्येक क्रिया प्रशासनिक क्रिया है। क्या बोल रहा है वुड्रो विल्सन? लॉ मतलब लॉ किसके लिए होता है? पब्लिक के लिए होता है। तो अगर उस लॉ को गवर्नमेंट जो चलती है उसमें जितने भी काम होते हैं, क्या वो अपनी मर्जी से होते हैं? हर काम को करने के लिए कोई ना रूल रेगुलेशन या कोई लॉ होता है।
इसलिए वुड्रो विल्सन ने यहां वहां की डेफिनेशन देने के बजाय क्या बोल दिया कि लॉ को एग्जीक्यूट करना ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। लॉ को, ठीक है, वुड्रो विल्सन की डेफिनेशन हो गई। तो लोक प्रशासन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लोक का मतलब या पब्लिक का मतलब क्या है? लोक प्रशासन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लोक का मतलब क्या है? लोक प्रशासन, जनता, सिटीजन, जनता नहीं है, जनता नहीं है। यहां पर उसका लिटरल मीनिंग तो जनता आ रहा है, पर यहां पर जनता खुद काम करती है क्या? सरकार काम करती है। तो यहां पर एक्चुअली उसका मीनिंग होता है सरकारी प्रशासन। तो लोक वहां पर किस लिए स्टैंड कर रहा है? सरकारी के लिए। सरकार के अर्थ में ध्वनित होता है। लोक प्रशासन में लोक सरकार के अर्थ में ध्वनित होता है। मोहित भट्टाचार्य ने ऐसा कहा। इतना एक एक स्कॉलर का नाम रटना नहीं है, हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है ये, हम सिर्फ 30 नंबर के लिए पढ़ना है, ठीक है, इजी इजी पढ़ना है, वरना स्कॉलर से ना। इसके अलावा लोक प्रशासन हम क्या पढ़ रहे हैं, सिलेबस में क्या है आपके? एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, यानी प्रशासन और प्रबंधता के मीनिंग, अर्थ, महत्व, सिग्निफिकेंस और नेचर, प्रकृति पढ़ना है, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं अभी क्या? मीनिंग। हमने डेफिनेशन देख ली एडमिनिस्ट्रेशन की और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। अब हमें देखना है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मतलब क्या क्या आ गया। हमने ये समझा कि एडमिनिस्ट्रेशन यानी जब एक से ज्यादा लोग मिल करके कलेक्टिव एफर्ट लगाएं एक कॉमन गोल के लिए, तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। और वही एडमिनिस्ट्रेशन जब पब्लिक वेलफेयर के लिए हो तो उसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। और लोक प्रशासन की डेफिनेशन में लोक का मतलब है सरकारी। तो इसका क्या मतलब है कि किन किन चीजों में को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाएगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का दायरा क्या होगा, उसकी मीनिंग क्या होगी। क्या यूनाइटेड नेशन कोई काम करेगा पब्लिक के लिए तो उसको भी लोक प्रशासन बोलेंगे हम? क्या कोई पब्लिक प्राइवेट कंपनी काम करेगी तो उसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोलेंगे? पब्लिक के लिए करेगी अगर, क्या बोलेंगे उसको? क्या वो सरकार से पैसा लेती है और पब्लिक के लिए काम करती है तो उसको बोलेंगे? तो ये सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं ना। तो ये हमें पता होना चाहिए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की का दायरा क्या है, स्कोप क्या है, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मीनिंग में क्या क्या बातें आती हैं। तो सबसे पहले तो हमने क्या देख लिया कि क्या आती है? कोई भी काम जो गवर्नमेंट करती है जो पब्लिक से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो डायरेक्ट पब्लिक वेलफेयर का हो, चाहे वो रिस्ट्रिक्टिव नेचर का भी हो, कोई प्रतिबंध भी लग रहा हो उससे। क्योंकि सरकार जब काम करती है तो कोई प्रतिबंध भी, कोई रिस्ट्रिक्शन भी किसके लिए लगाती है? पब्लिक के लिए लगाती है। तो वो उसके लिए पब्लिक वेलफेयर के लिए होगा। इसके पहले ये समझ लो कि एक दो कंसेप्ट होते हैं, एक संकीर्ण और एक ब्रॉड, या वाइड या नैरो, वाइड और नैरो, व्यापक। संकीर्ण और व्यापक कंसेप्ट होते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत नया सब्जेक्ट है। क्या है? एक नया सब्जेक्ट है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा था और हो रहा है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के पहले तक इसको क्या माना जाता था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ जो कार्यपालिका काम करती है ना, एग्जीक्यूटिव जो काम करती है, मतलब पॉलिसीज को सिर्फ लागू करना, सिर्फ एग्जीक्यूटिव जो काम करती है। प्रशासन के 3 अंग होते हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव। तो सिर्फ जो एग्जीक्यूटिव जो काम करती है उसको मानते थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दायरे में। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ये धीरे धीरे बढ़ता गया और अब जुडिशरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, तीनों को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दायरे में ले आए गए। साथ ही साथ वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो कि गवर्नमेंट से पैसे पाते हैं काम करने के लिए, वो भी इसमें आ गए।
साथ ही साथ पॉलिसी मेकिंग का काम भी इसमें कंसीडर किया जाने लगा। पहले सिर्फ क्या माना जाता था कि पॉलिसी कोई और बनाएगा, राजनेता बनाएंगे, और उनके सिर्फ एग्जीक्यूशन की बारी आती है तो बोलते हैं ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। अब ये वाइडर कंसेप्ट लागू होता है, व्यापक कंसेप्ट लागू होता है। ठीक है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मीनिंग में क्या क्या आ जाता है? सबसे पहले तो ये गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, प्राइवेट वाला इसमें नहीं है, प्योर प्राइवेट वाला इसमें नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? प्योर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है। दूसरा, इसमें गवर्नमेंट की सारी एक्टिविटीज, चाहे वो रिस्ट्रिक्टिव हो, चाहे डायरेक्ट पब्लिक वेलफेयर से जुड़ी हुई हो, जन कल्याण से जुड़ी हुई हो, वो सब आ जाएंगी। रिस्ट्रिक्टिव यानी कोई प्रतिबंध लगा रहे हो तो आप बोलोगे हमारा इसमें क्या वेलफेयर है, ऐसा नहीं है। आप पे प्रतिबंध लगा रहे हैं कि हेलमेट चलो, तो उसमें आप ही का वेलफेयर है। इसके अलावा प्राइवेट कंपनीज कुछ होती हैं, कुछ एनजीओ होगा या कोई भी प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक के लिए काम करेगी, जिसको गवर्नमेंट फाइनेंस दे रही है। ये रोड बना रहा है कोई पब्लिक ठेकेदार, प्राइवेट ठेकेदार, उसको पैसे दे रही गवर्नमेंट, किसके लिए हो रहा है? पब्लिक वेलफेयर के लिए। वो भी किस में आएगा? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा। इसके अलावा वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो स्वेच्छा से चलती हैं, स्वयं सहायता समूह, जो स्वयं सहायता जो होती है, चाहे वो लोकल हो, चाहे नेशनल हो, चाहे इंटरनेशनल हो, अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ी हुई हैं तो क्या किसके दायरे में आएंगी? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के दायरे में आएंगी। इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो कि पब्लिक और इंटरेस्ट का काम करती हैं, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन का मानवाधिकार वाला काम, तो ये किस में आएगा? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दायरे में आएगा। इसके अलावा प्राइवेट कंपनीज जिनका गवर्नमेंट के साथ कुछ भी एग्रीमेंट है, वो भी किस में आ जाएंगी? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दायरे में। ये हो गई आपकी मीनिंग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन की मीनिंग। नेक्स्ट हमारी आएगी नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। प्रकृति क्या होती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की? नेचर ऑफ लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो नेचर को दो डायमेंशन में हम बांट देते हैं। नेचर से क्या मतलब है? उसकी प्रकृति कैसी है, मतलब कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाएंगी, मतलब उसका क्षेत्र क्या है, उसका एरिया क्या है, एक बात। दूसरा एक डायमेंशन ये है कि उसका क्षेत्रगत यानी उसका एरिया में क्या क्या आता है। और दूसरा डायमेंशन उसका फॉर्मेटिव है, यानी स्वरूप क्या है उसका स्वरूप क्या है। नेचर हमको देखना है किसी का, तो हम कैसे देखेंगे? उसका एरिया, उसमें क्या क्या काम होंगे, इसमें उसके कार्य क्षेत्र में, मतलब उसके अंदर में कौन कौन से काम आते हैं। और दूसरा उसका स्वरूप क्या है, क्या वो कोई सब्जेक्ट है, क्या वो प्रोफेशन है, व्यवसाय है, उसका स्वरूप क्या है। या कोई एक्टिविटी है, प्रक्रिया है। पहले इसको पढ़ते हैं, क्षेत्रगत में क्या आ जाता है। हम क्या पढ़ रहे हैं? नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन की प्रकृति। उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक उसके क्षेत्र में क्या क्या आता है, उसके हम जो कौन कौन से काम करते हैं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आएगा। दूसरा उसका स्वरूप क्या है। पहले इसको पढ़ेंगे तो इसमें दो व्यूज होते हैं, दो दृष्टिकोण होते हैं। किसमें? क्षेत्रगत वाले में। पहला होता है प्रबंधक दृष्टिकोण, मैनेजरियल व्यू, प्रबंधक दृष्टिकोण। दूसरा होता है इंटीग्रल, एकीकृत दृष्टिकोण, इंटीग्रल या एकीकृत दृष्टिकोण। प्रबंधक दृष्टिकोण क्या बोलता है? प्रबंधक दृष्टिकोण ये बोलता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम
एडमिनिस्ट्रेशन का काम या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम सिर्फ काम को करवाना है। किससे? अपने सबऑर्डिनेट्स से, यानी अपने अधीनस्थ से काम को करवाना है। यानी उच्च लेवल के जो अधिकारी हैं, उच्च लेवल का जो प्रशासन है, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दायरे में आते हैं। जो लिपिक हैं, जो टेक्निकल काम करते हैं, जो लेबर हैं, जो बॉटम लेवल पे जो लोग हैं, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे नहीं आते हैं। यानी सिर्फ मैनेजमेंट रिलेटेड जो काम है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है गेट वर्क डन, मतलब काम करवाना, ना कि काम करना। गेट वर्क डन अप्रोच है, नॉट डूइंग थिंग्स। यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मैनुअल, क्लैरिकल, टेक्निकल एक्टिविटीज नहीं आती हैं, ऐसा ये प्रबंधक दृष्टिकोण बोलता है। तो क्या आता है, क्या बोलता है कि क्या आता है? तो जो भी मैनेजीरियल काम होते हैं वो आता है। तो मैनेजीरियल काम क्या होते हैं? पोस्ट कॉर्ड, ये मैनेजीरियल काम होते हैं। एक मैनेजर को क्या क्या काम करना चाहिए? पोस्ट कॉर्ड, कॉर्ब, पोस्ट कॉर्ब, यानी पी से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, सीईओ से कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग, बजटिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग, बजटिंग। इतने काम है, इन्हीं को बोलते हैं मैनेजमेंट टेक्निक, मैनेजमेंट टेक्निक्स। एक स्कॉलर हैं गुलीक, उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन इज गेटिंग वर्क फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स सो दैट गोल इज अचीव्ड। गुलीक ने क्या कहा? प्रशासन अधीनस्थों से कार्य है ताकि उद्देश्य प्राप्त किया जा सके। गुलीक ने क्या कहा? प्रशासन अधीनस्थों से कार्य है, यानी अधीनस्थों से कार्य लेना है ताकि उद्देश्य प्राप्त किया जा सके। एडमिनिस्ट्रेशन इज गेटिंग वर्क फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स सो दैट गोल इज अचीव्ड। पोस्ट कॉर्प का क्या मतलब है? पोस्ट कॉर्प का क्या मतलब? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग। हिंदी में भी इसको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, भले उसकी मीनिंग फिर हिंदी में लिख दो, अगर नहीं भी लिखो तो चलेगा। पोस्ट कॉर्प क्या पढ़ रहे हैं हम? प्रकृति क्या है लोक प्रशासन की, नेचर क्या है? तो हमने बोला कि उसके दो डायमेंशन में उसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो कि उसके कार्य क्षेत्र में क्या क्या आता है, दूसरा उसका स्वरूप क्या है। कार्य क्षेत्र को हम दो तरीके से देख सकते हैं। पहला तरीका हमने देख लिया मैनेजेरियल व्यू, कि सिर्फ मैनेजमेंट वाले काम उसके काम है, और दूसरे वाले में हम देखेंगे इंटीग्रल व्यू। तो मैनेजमेंट वालों में क्या क्या काम है? पोस्ट कॉर्प क्या काम है? पोस्ट कार्ड नहीं लिख देना, पोस्ट कॉर्प। पोस्ट कॉर्प उसके काम है, मतलब बॉटम लेवल के जो अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं और उनके जो काम होते हैं वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के काम में शामिल नहीं होते। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम सिर्फ होता है काम लेना, ना कि काम करना। यानी सिर्फ उच्च अधिकारी जो होते हैं उनका काम, मैनेजरियल लेवल का काम इसमें होता है, बॉटम लेवल के लोगों का काम इसमें नहीं होता। ऑल्सो इसमें ये भी बोलते हैं ये कि हर जगह पर एडमिनिस्ट्रेशन सेम होता है, मतलब चाहे कोई स्कूल हो, चाहे कोई कंपनी हो, एडमिनिस्ट्रेशन का काम हर जगह सेम होता है। और क्या काम होता है वो? पोस्ट कॉर्प। आया समझ में? अब आते हैं हम इंटीग्रल या एकीकृत व्यू पे, दृष्टिकोण पे, एकीकृत दृष्टिकोण पे। ये क्या बोलता है? इंटीग्रल दृष्टिकोण ये बोलता है, व्यू ये बोलता है कि टॉप से लेकर बॉटम तक उद्देश्य को पाने के लिए जितने भी काम किए जाते हैं वो सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है।
उसको किसने सपोर्ट किया था? गुलिक और साइमन ने। गुलिक ने तो क्या बोला था वो भी देख लिया हमने। साइमन भी एक स्कॉलर है, उन्होंने भी सपोर्ट किया किसको? मैनेजरियल व्यू को। इंटीग्रल व्यू को कौन सपोर्ट कर रहा है? फेयोल और एल डी वाइट। फेयोल और एल डी वाइट ये सब नाम बहुत सुनने मिलेंगे अभी। फेयोल और एल डी वाइट। क्या बोला इन्होंने? हायर लेवल से बॉटम लेवल तक जितना काम भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जा रहा है वो सब क्या है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। इसका मतलब ये एक ग्रुप एक्टिविटी है। पहला मतलब क्या हुआ? ये एक ग्रुप एक्टिविटी है, सिर्फ मैनेजमेंट नहीं है, सिर्फ प्रबंधन का काम नहीं है। तो क्या है? ये एक ग्रुप एक्टिविटी है, सिर्फ मैनेजमेंट तक सीमित नहीं है। सबसे बड़ी परेशानी क्या बताया इन्होंने? पोस्ट कॉर्प में जो मैनेजमेंट के काम बताए उसमें विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर का कोई जिक्र नहीं है। सब्जेक्ट मैटर से क्या मतलब है? स्कूल में बच्चे उपद्रव करते हैं, कंपनी में एम्प्लॉयज उपद्रव करते हैं क्या? झूले में खेलते खेलते गिर जाते हैं क्या? तो उसमें कुछ अलग चीजें करनी पड़ेंगी ना, कि भाई झूलों के नीचे सैंड डलवा दो, रेत डलवा दो। वहां गार्डन होगा चाय पीने के लिए, बच्चों को चाय पीने के लिए होगा क्या यहाँ पर? तो सब्जेक्ट मैटर यानी विषय वस्तु, जो विषय है उससे रिलेटेड चीजों को पूरी तरह पोस्ट कॉर्प में आप इग्नोर कर रहे हो। आप बोल रहे हो कि सबका प्रबंधन एक सा होगा, पर क्या स्कूल का प्रबंधन और किसी कंपनी का प्रबंधन एक सा होगा? क्या किसी पार्क का प्रबंधन और किसी कॉलेज का प्रबंधन एक सा होगा? कुछ ना कुछ तो उसमें स्पेशलिस्ट लगेगा। तो यही वो बोल रहे हैं कि इसमें सब्जेक्ट मैटर को भी इंक्लूड करना पड़ेगा पोस्ट कॉर्प के साथ। इसलिए वहां पर जो आप बोल रहे थे कि हर जगह का प्रशासन सेम होता है, यहां पर ये बोल रहे हैं कि हर जगह का प्रशासन सेम नहीं होता। और क्या बोल रहे हैं ये कि एडमिनिस्ट्रेशन का तो सेंटर, केंद्र या हार्ट, उसका हृदय ही बॉटम लेवल के उसके कर्मचारी हैं, अधीनस्थ कर्मचारी हैं क्योंकि वही काम करके देते हैं। और अगर वो इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर वो वहां क्यों है? कर लो तुम खुद काम। तो उनकी उपेक्षा, उनका इग्नोरेंस नहीं किया जाना चाहिए। उनकी उपेक्षा किया जाना, उनका इग्नोरेंस किया जाना ही खुद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेशन के कंसेप्ट के, अवधारणा के विरुद्ध है। बात समझ में आ रही है? बुक से पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा, चक्षु खुल जाते हैं थिंकर्स पढ़ने में। और ये इतना बोकस सब्जेक्ट है ना, मतलब मुझे बहुत बोरिंग लगता है। साइंस में सीधी सीधी बात होती है ना, इसमें और हवाबाजी है यार। आगे बात समझो। अब हम आ जाते हैं फॉर्मेटिव नेचर, स्वरूपगत प्रकृति पर। किस पे? स्वरूपगत। उसका स्वरूप क्या है? क्या ये एक सब्जेक्ट है? क्या ये एक व्यवसाय है? क्या ये एक विषय है? क्या एक व्यवसाय है? क्या ये एक प्रक्रिया है? अगर सब्जेक्ट है तो आर्ट है कि साइंस है? सब्जेक्ट है तो आर्ट है कि साइंस है? क्या ये एक व्यवसाय है क्योंकि इसके थ्रू लोग कमाते भी हैं? और क्या ये एक प्रक्रिया है? तो हम एक एक करके देखेंगे कि ये क्या है। तो सबसे पहले दो चीजों को लेकर के डिस्प्यूट होता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जब से बना है, आगे जाकर के आपको इसी में एक टॉपिक पढ़ना है, तो इसको शॉर्ट में अभी निपटा लेते हैं, फिर आगे इसको जब पढ़ेंगे तो हम देख लेंगे। तो सबसे बड़ी बात कि क्या ये एक कला है, क्या ये एक आर्ट है, क्या एक आर्ट्स का सब्जेक्ट है या साइंस है? तो अब इसको लेके बहुत डिस्प्यूट है। एमपी शर्मा ने कहा कि हर कला किसी न किसी विज्ञान पर ही आधारित होती है, हर आर्ट किसी न किसी साइंस पर ही बेस्ड होता है। सबसे पहली बात तो ये कि इस जद्दोजहद में, इस आर्ग्यूमेंट में कि कोई सब्जेक्ट साइंस है या आर्ट है, उसमें उस सब्जेक्ट का कोई विकास नहीं होता। सिर्फ पढ़ने वालों को यानी स्टूडेंट्स को ये पता चलता है कि किसी सब्जेक्ट के साइंस होने के लिए और आर्ट होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है ना? सब्जेक्ट तो उसमें ग्रो नहीं करता, सब्जेक्ट तो बेचारा है
क्या होगा? ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि आर्ट है कि साइंस है। तो किसी सब्जेक्ट के आर्ट होने के लिए क्या चीजें जरूरी है? आर्ट होने के लिए क्या चीजें जरूरी है? पहली बात तो उसमें इमेजिनेशन होना चाहिए। आर्टिस्ट इमेजिनेशन करता है तभी तो वो अच्छा आर्टिस्ट बन पाता है। दूसरा, पढ़ने वाले की उसमें रुचि होना चाहिए। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप अच्छे आर्टिस्ट तो कभी नहीं बन सकते, भूल जाओ। पैशन होना चाहिए, एक सिद्धांत होना चाहिए, उसका फिक्स्ड प्रिंसिपल होना चाहिए। जब तक वो प्रिंसिपल्स आप सीखोगे नहीं और आप बोलो कि अल्ताफ रजा बोलें कि हम लता मंगेशकर हो गए, तो वैसा माना नहीं जाएगा। उसके सिद्धांत है ना कि भाई हम भी गाने लगे और हम मानते हैं कि हम बहुत अच्छे सिंगर हैं। नहीं बैठो तुम यहाँ पर, नहीं समझ, तुमको अच्छा लग रहा, कान में दर्द हो रहा है, हम तो मानते हैं, तो कैसे साबित होगा भाई? उसके कुछ प्रिंसिपल्स होंगे ना कि सुर नहीं बिगड़ने चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि टॉर्चर है, कुछ प्रिंसिपल्स होंगे फिक्स्ड। तो फिक्स्ड प्रिंसिपल्स होंगे आर्ट। और क्या जरूरत होती है आर्ट होने के लिए? उसका अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना जरूरी है। और क्या होता है उसमें? टैलेंट की भी जरूरत होती है। लता मंगेशकर जैसा गला आप कितना भी अभ्यास कर लें वैसा पा नहीं सकते। आप सीख सकते हैं टेक्निकलिटीज। क्या होगा? तो वो सिंगिंग आती है क्या? मेरा गाना सुनना है तुमको? फिर क्यों नहीं सुनना? तुमको क्या लगता है मैं गलत गंदा ही गाता हूँ? लता मंगेशकर की आवाज ना गॉड गिफ्ट थी। गाने चाहिए कौन से बर्थडे में गॉड गिफ्ट मिली उनको? उनके किस बर्थडे में गॉड गिफ्ट मिली? पहले बर्थडे में। तो लिख लो वहां पर, फॉर एग्जाम्पल लता मंगेशकर को पहले बर्थडे में गॉड ने गिफ्ट दिया, लिखो। चलो तो ये सारी चीजें जो हैं, जो आर्ट होने के लिए रिक्वायर्ड हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट में पाई जाती है। एक एडमिनिस्ट्रेटर, एक कलेक्टर और दूसरे कलेक्टर में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क हो सकता है। किसी किसी को जब कोई शहर छोड़ के जाता है तो उसको फूलों से विदाई दी जाती है और किसी किसी को गाली पड़ती है। कुछ तो फ़र्क होता होगा, ड्यूटी और पावर दोनों के सेम है। तो उसका कुछ इमेजिनेशन, कुछ उसका पैशन, उसकी रुचि, उसकी प्रैक्टिस, उसका सोचना समझना। जैसे हमारे यहाँ कहाँ पर वो लगा दिया गया, होम डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज, एमपी में छिंदवाड़ा में शायद कहीं तो लगाया किसी कलेक्टर ने, ठीक है। तो वो उसकी प्रोएक्टिव है वो बंदा, उसने अच्छा काम किया। तो इस तरीके से तो ये सारी चीज़ें किस में मौजूद हैं? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो लोक प्रशासन के एक आर्ट्स का सब्जेक्ट होने में तो कोई दो राय नहीं है। वो साइंस है कि नहीं ये हम आगे देखेंगे। बात समझ में आ गई? तो ये एक विषय हो सकता है कहने का मतलब। दूसरी बात, क्या ये एक प्रोफेशन है? तो हाँ भाई, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो काम करते हैं उनके लिए वो व्यवसाय है, उससे वो पैसा बनाते हैं। तो ये ऐसा पॉसिबल है। क्या ये एक एक्टिविटी है? क्या ये एक प्रक्रिया है? तो आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को आप एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ रहे हैं, कल आप एसडीएम बन जाएंगे तो क्या उसी के अनुरूप एक्टिविटीज करेंगे, प्रक्रिया करेंगे, क्रियाएं करेंगे? तो वो एक एक्टिविटी भी है। बात समझ में आ गई? तो ये उसका नेचर हो गया। क्या नेचर हो गया? उसको हमने दो डायमेंशंस में डिवाइड किया। पहला डायमेंशन क्या था? उसका एरिया या क्षेत्रगत। दूसरा स्वरूपगत। क्षेत्रगत में हमने उसके दो व्यूज देखे, दो दृष्टिकोण देखे, मैनेजीरियल प्रबंधात्मक और इंटीग्रल एकीकृत। मैनेजीरियल में क्या बोला कि सिर्फ मैनेजमेंट वाले काम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में या एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं, बॉटम लेवल के काम नहीं आते हैं। तो मैनेजीरियल के कौन से काम है? तो पोर्ट्स कॉर्प और गुलिक ने उसका सपोर्ट किया। इंटीग्रल व्यू में क्या बोलता है? टॉप टू बॉटम सारे काम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं। पोर्ट्स कॉर्प में आपको सब्जेक्ट मैटर यानी विषय वस्तु भी जोड़ना पड़ेगा, तो ही आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बनेगा। इसमें बॉटम लेवल के यानी अधीनस्थ कर्मचारियों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। ये
खुद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन की अवधारणा के विरुद्ध है। आगे समझे। स्वरूपगत में क्या देखा हमने, क्या ये एक सब्जेक्ट है, क्या व्यवसाय है, या एक्टिविटी है, प्रक्रिया है। तो तीनों हमने देख लिया कि विषय है तो साइंस है या आर्ट है। आर्ट तो पक्का है, साइंस है कि नहीं ये डिस्प्यूटेबल है। उसके बाद प्रक्रिया है और व्यवसाय भी हो सकता है, मान सकते हैं। आगे समझ में उसका नेचर क्या है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यानी उसका महत्व, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल या महत्व या जो भी पूछ ले, आपको यही करना है। लोक प्रशासन, सवाल ये पैदा होता है कि लोक प्रशासन कब से शुरू हुआ। तो प्रशासन तो शुरू से जब से सोसाइटी बनी तब से प्रशासन। सोसाइटी कब से बनी, जब से लोग साथ में रहने लगे। जब से लोग साथ में रहने लगे तब से कुछ ना कुछ, किसी ना किसी लेवल का प्रशासन हुआ। पर आज जितना कॉम्प्लेक्स, जितना जटिल प्रशासन है, क्या शुरू से था? शुरू से नहीं था। पॉपुलेशन भी उतनी नहीं थी, टेक्नोलॉजी भी उतनी नहीं थी, इतने सारे आयाम नहीं थे। स्टेट जो होता था वो कभी मोनार्की था, कभी वो पुलिस स्टेट था जैसे अंग्रेजों का था। तो काम जो थे प्रशासन के वो सीमित थे। फॉर एग्जाम्पल अलाउद्दीन खिलजी ने अपना मार्केट सिस्टम जो स्टार्ट किया वो इसलिए नहीं स्टार्ट किया कि पब्लिक वेलफेयर करना था, उसने इसलिए स्टार्ट किया कि उसको बड़ी सेना बनाने के लिए कंट्रोल रखना था मार्केट में, कि उनको कम सैलरी भी दे तो सेना और उसकी फैमिली को खाना मिल जाए। तो वो प्राइस पे पूरा कंट्रोल रखता था ताकि उसका खजाना बढ़ता रहे और सेना बढ़ती रहे, क्योंकि पूरी दुनिया जीतना चाहती। सिकंदर सानी उसने अपने आप को बोला ही था, अगला सिकंदर बनना चाहता था, पूरी दुनिया जीतना चाहता था। तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत व्यापक नहीं था। उसका एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली के आसपास था कि सीमित था, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट ही इतनी थी। गाँव तक कहाँ कोई देखने जा रहा है, रेवेन्यू कलेक्ट करने को कोई पहुंच गया तो पहुंच गया। तो पहले की ज़रूरतें उतनी ज़्यादा नहीं थी। जब पुलिस स्टेट था या मोनार्की थी, मोनार्की में तो फिर भी ज़्यादा, पुलिस स्टेट में और लिमिटेड थी। अंग्रेज़ों के टाइम पे सिर्फ इतनी थी कि हमको चूसने दो आपका खून, बोलोगे तो हम पीटेंगे, पुलिस स्टेट। और उन्होंने बढ़िया चूसा हमको, लूट के ले गए, आज तक नहीं उभरे हम। तो यहाँ तक लिमिटेड था मामला। पर जैसे ही दुनिया के देश पब्लिक वेलफेयर, जन कल्याणकारी बनने लगे, तो अब हर चीज लोक प्रशासन से जुड़ गई। आपको हम शौचालय तक बना के दे रहे हैं, आपके किचन में खाना तक रख के दे रहे हैं 1 रुपए किलो। कौन सी योजना सरकार करके नहीं दे रही है? हर चीज के बारे में गवर्नमेंट से उम्मीद लगा के जनता बैठी है, क्योंकि गवर्नमेंट चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि हम लोक कल्याणकारी हो गए। इस वजह से लोक प्रशासन का दायरा और उसका महत्व बहुत 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 ज्यादा बढ़ गया। आएगा इंट्रोडक्शन भूमिका समझ में। अब इसका जो महत्व बढ़ा, इसको हम 2 नजरियों से देख सकते हैं। पहला, एक सब्जेक्ट, एक विषय वस्तु की तरह, सब्जेक्ट की तरह, स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट की तरह, एक विशिष्ट विषय की तरह उसकी स्टडी कर। जैसे हम साइंस की स्टडी करते हैं ना, वैसे इसको एक विषय की तरह पढ़ने का महत्व क्या है। और दूसरा, इसका महत्व एक्टिविटी में, प्रक्रिया में, एक्टिविटी के तौर पे इसका महत्व। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहे हैं हम? इसके महत्व को, इसके सिग्निफिकेंस को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहली बात ये कि एज अ स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरी है कि हम, आपको पढ़ाया जा रहा है तो क्यों जरूरी है। ठीक है, तो इसको भी हिस्ट्री से लेके चलते हैं कि जैसे जैसे पब्लिक वेलफेयर, अभी तक हम कहाँ पहुंच गए थे कि कंट्रीज, देश जो है वो पब्लिक वेलफेयर कंट्रीज हो गए। यूएसए आज़ाद हुआ आज से 300 साल पहले, हम आज़ाद हुए आज से 70 साल पहले। तो वहाँ पर गवर्नमेंट जब बनी तो उसने पब्लिक वेलफेयर को अपना मोटो बना लिया। तो वक्त के साथ साथ जैसे उनका प्रशासन बढ़ता गया, उनका एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ता गया, तो उनको ज़रूरत महसूस हुई कि यार एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में सुधारों की ज़रूरत है। तुम लोगों ने देखा कल का वो आ गया एमपीपीएससी का कैलेंडर, 3 प्री है लाइन से हर 3 महीने में, और साथ में मेंस भी देना है। प्री निकाल के तो नहीं बैठना ना, प्री का तो कोई यूज ही नहीं है, बस निकल गया एक बार।
तरसते थे लोग ऐसे, इलेक्शन की वजह से मौका मिला है, शायद शिफ्ट हो जाए, और अभी तो यही है सच्चाई। और ये टाइम अब तुम लोग का निकल चुका हाथ से। अब तो तुम लोग के पास मेंस पढ़ने को भी बहुत, मतलब तुम लोग समझो बिल्कुल नेक टू नेक पे बैठे हो। अगर सच में एमपीएससी निकालना है ना, नेक पे बैठे हो बिल्कुल। आप भी 17 दिसंबर को टारगेट कीजिए। अच्छी बात है कि बड़ा टारगेट है यूपीएससी, पर अभी जिस सिचुएशन में हो 17 दिसंबर की भी दिल्ली दूर है उसके लिए भी, ठीक है। बिल्कुल समझो कि अब एक एक दिन, क्योंकि सिर उठाने का मौका नहीं है उसके बाद। प्री के बाद टाइम वाइम नहीं मिलता मेंस करने का। और आप लोगों को यहाँ जैसे पढ़ाया जा रहा है, सर है आपके पास, और मैं भी कोशिश करता हूँ कुछ अपनी तरफ से अच्छे ही करने की। बहुत जगह ऐसा अवेलेबल नहीं होता, और जब अवेलेबल नहीं होता तो बात ये नहीं कि आप नहीं कर पाओगे, बहुत सारे सोर्सेज हैं। पर 24 घंटे में आप जितना ये जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आप घर जाके सिर्फ उठा करके पढ़ लो तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि छन के मिल रहा है 20 किताबों से। पर जब खुद करना पड़ता है ना तो हो जाता है, उसमें कोई शक नहीं है। पर 5 दिन में कर पाओगे ये काम, और ये समझ नहीं पाओगे कि इसको जो कर रहे हो वो यूजफुल है भी कि नहीं। बहरहाल, तो सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे पब्लिक वेलफेयर हम होते गए, कंट्रीज को समझ में आया कि यार जो ढर्रा चल रहा है प्रशासन का हमारे यहाँ, कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी में कितना करप्शन हुआ, उसके प्रशासन में भी दिक्कत थी। ऐसे अमेरिका वगैरह में, ब्रिटेन वगैरह में, इनमें बहुत प्रॉब्लम हुई एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर। तो इनको लगा कि कुछ प्रशासनिक सुधार करना चाहिए, तो हर कंट्री ने जिनको जिनको ऐसा लगा कुछ आयोगों को बैठाया, कमीशन तो बैठाया। जैसे इंडिया में भी एप्पल बाय कमीशन बैठा था, लिख लो, एप्पल बाय कमीशन बैठाया गया था। गोरवाला कमेटी बैठी थी। तो ये सब क्या कर रहे थे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ ही तो रहे थे ना। इसके अलावा अलग अलग विद्वानों ने टाइम टाइम पर आर्टिकल्स लिखे और बुक्स लिखी, और ये बताया कि पॉलिटिकल साइंस का एक हिस्सा नहीं, ये अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है, और कितना ये वृहद, कितना वाइड सब्जेक्ट है। हम क्या पढ़ रहे हैं, महत्व पढ़ रहे हैं, सिग्निफिकेंस पढ़ रहे हैं। तो इन सब बातों से उसकी इंपॉर्टेंस पता चल रही है ना, कि ये सब्जेक्ट के तौर पर कितना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आगे क्या हुआ, कमीशन बने, किताबें लिखी गई, उसके बाद अब आपको इसको स्कूलों में भी पढ़ाया जा रहा है। क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जिंदगी का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जिसको लोक प्रशासन टच ना करता हो। इतना आपको लिखना है, लोक प्रशासन के एज अ सब्जेक्ट मैटर, एज अ सब्जेक्ट, एज अ विशिष्ट सब्जेक्ट, स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट, महत्व। अब हम आ जाते हैं मेन मुद्दे पे कि एक्टिविटी के तौर पर इसके क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले पब्लिक वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन, लोक कल्याणकारी प्रशासन। पहले क्या थे, हम पुलिस स्टेट थे, जरूरतें सीमित थी प्रशासन की। पर जैसे ही हम पब्लिक वेलफेयर स्टेट बन गए, हमारा प्रशासन भी क्या हो गया, प्रशासकीय राज्य हो गया। डिमॉक करके एक स्कॉलर हुए, एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने राज्य को प्रशासनिक राज्य की संज्ञा दी इसी वजह से, क्योंकि अब सारा काम ही कौन कर रहा है, जब से वेलफेयर स्टेट बने हैं हम, लोक कल्याणकारी प्रशासन हमारी एक जरूरत हो गई है, और यही उसका महत्व है। दूसरी साइड हेडिंग डालो, बेसिस ऑफ गवर्नेंस। मतलब गवर्नेंस को क्या बोलते हैं, प्रशासन ही होता है। तो प्रशासन चलाने का बेसिस है लोक प्रशासन। क्या मतलब है, कोई भी पॉलिसी बनेगी तो वो बनाते भी ब्यूरोक्रेट्स हैं आपके, और उसको लागू भी ब्यूरोक्रेट्स करते हैं। कोई भी काम होगा कौन करता है, कोई भी कैंप लगना है कौन करता है,
कोई त्योहार आया, कौन बताएगा कौन सा जुलूस कहाँ जाएगा? या दो त्योहार एक साथ पड़ गए तो 144 धारा लगेगी? कौन कर रहा है? नेताजी कर रहे हैं क्या? नेताजी तो माला पहनने आएंगे स्टेज में। और थोड़ी सी कुछ ढील हुई तो आज से एसडीएम को मैं सस्पेंड करता हूँ, स्टंटबाजी। एसडीएम घिस के आया है, पढ़ाई करके आया है, और तुम क्या करके आए हो? पर पब्लिक भी ताली मारती है तो पब्लिक भी जूते ही खाने लायक है। तो नेताजी को गाली बक के कोई फायदा नहीं। बहरहाल, बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बेसिस ऑफ गवर्नेंस। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, नीतियों के क्रियान्वयन के लिए, क्रियान्वयन में इसका महत्व। जो भी नीतियां बनती हैं, चाहे पॉलिसी मेकिंग, नेताजी तो नहीं बनाते, नेताजी को तो कुछ पता नहीं है कि पॉलिसी बन रही है तो वो किस बारे में है, रूट ग्रास रूट लेवल पे क्या ज़रूरतें हैं, कैसे उसका अभिलेखन होगा, कैसे लिखा जाएगा। जब वो बन जाएगी तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, कितने अधिकारी चाहिए, कहाँ पर कितने पुलिसकर्मी लगेंगे। कलेक्टर बोलता है ना, यहाँ पर इतने कर्मचारी भेजो। कलेक्टर जाता है, कोई ब्रिज बन रहा है तो भाई जो ड्यू प्रोसेस है उसको फॉलो किया गया है कि नहीं। तो इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है, लागू कौन करता है? इसके बाद और क्या महत्व है? सोसाइटी को स्टेबल बनाए रखने में। स्टेबल से मतलब स्थिर। क्या मतलब है स्थिर? आज बीजेपी गवर्नमेंट है, चुनाव होंगे, कल मान लो कोई और गवर्नमेंट आ गई, गवर्नमेंट चेंज होती, या मान लो बीजेपी की आई, मुख्यमंत्री चेंज हो गया, मुख्यमंत्री आएंगे जैसे ही तो दूसरे मुख्यमंत्री अपने मतलब के मंत्रियों को लगा देंगे लाइन से। सारे डिपार्टमेंट के हेड चेंज हो गए, मंत्री। आपको पता चलता है, स्मूथली रन होता है ना। ऐसा तो नहीं है कि किसी का काम बंद हो गया, कुछ हो गया, जनता सड़क पे उतर आई। स्थिरता बनी रहती है, स्टेबिलिटी बनी रहती है। आपको क्या लगता है ये इतना आसान है? पिछली जितनी पॉलिसीज हैं, पता चला मंत्री जी ने आते ही बोल दिया सबके नाम बदल दो, हमारे माता जी के नाम पर होगा, विजय राजे सिंधिया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, फलाने शहर का नाम बदल दो। लगे हैं कलेक्टर साहब नाम बदलवाने में। पता चला हाई कोर्ट का नाम नहीं बदल सकता, तो उसके लिए अलग प्रावधान कर रहे हैं। आपको पता चल रहा है क्या? नहीं चल रहा। स्थिरता बनी हुई है ना। कौन कर रहा है? लोक प्रशासन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का साधन। रिजर्वेशन होते हैं, किसके लिए होते हैं? सोसाइटी के लिए होते हैं। सोशल चेंज आता है रिजर्वेशन, किस लिए है रिजर्वेशन? सामाजिक परिवर्तन के लिए है कि नहीं है? पहले हमारा समाज कैसा था? वर्ण व्यवस्था और लोअर कास्ट को परेशान करने वाला। आज क्या उतनी आज़ादी से परेशान कर सकते हो? खासतौर से शहरों में नहीं कर सकते। तो इसको कौन लागू कर रहा है? लोक प्रशासन लागू कर रहा है। अनटचेबिलिटी के खिलाफ कोई शिकायत हो जाए, कलेक्टर के पास चले जाए। दबंग किसी की जमीन हथिया लें, जाते हैं कलेक्टर के पास, न्यूज में हम देखते हैं। ये कौन है? लोक प्रशासन है। तो सामाजिक परिवर्तन कौन ला रहा है? लोक प्रशासन ला रहा है। रिजर्वेशन को लागू कौन कर रहा है? लोक प्रशासन। कास्ट सर्टिफिकेट कौन देता है आपको? लोक प्रशासन। उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, योजनाएं लागू कौन करता है? लाडली लक्ष्मी बहन, लाडली बहन योजना और लाडली लक्ष्मी योजना। कौन पैसा देगा? नेताजी को तो बटन दबाना है, सबके खाते में मैं ट्रांसफर करता हूँ, 5 कैमरा ऑन, नेताजी का बटन ऑन। पर इसके पीछे की प्रोसेस किसने किया? ठीक है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किससे आ रहा है? स्कूटी किससे मिलेगी? स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी? आप फॉर्म भर रहे हो तो वो फॉर्म किसके पास जा रहा है? नेताजी के पास, एडमिनिस्ट्रेशन के पास। डिलीवरी ऑफ सर्विसेज आपको कौन करके देता है? मूल निवासी प्रमाण पत्र बनाना है आपको, टैक्स भरना है आपको, सफाई करवाता है कौन करता है? सर्विसेज आपको जो मिल रही हैं लोक प्रशासन करके दे रहा है आपको। टेक्निकल कैरेक्टर, हर चीज 1-2 साल के अंदर ऑनलाइन हो गई ना। आपको रेलवे की टिकट के लिए अब लाइन में लगना है, ना किसी दूसरे काम के लिए। रेलवे सारी हर चीज ऑनलाइन, जितनी पॉसिबल है ऑनलाइन है।
जितनी पॉसिबल है, बैंक का कुछ काम है, कोई ट्रांजैक्शन है, कोई भी सारी ऑनलाइन हो गई। किसने अडॉप्ट किया इस सिचुएशन में? लोक प्रशासन। तो इसका कैसा टेक्निकल नेचर, ये भी उसका एक महत्व है कि टेक्निकलिटी को उसने, तकनीकों को उसने एक्सेप्ट किया। वो अलग बात है कि जब आप सरकारी बैंक में जाओगे, पोस्ट ऑफिस में जाओगे, तो सर्वर डाउन है। मैं जिस पोस्ट ऑफिस में जाता हूँ, अगर मैं 20 बार गया हूं तो 20 बार सर्वर डाउन रहा है, गलती से भी एक बार भी। और वो बैठ के वहां पे वो खेलता रहता है सॉलिटेयर, और सर्वर चल रहा होता है, मुझे पता है। इसलिए हमको जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट जॉब में आना है। चलो, इमरजेंसी सिचुएशन, अगर युद्ध हो जाए, इमरजेंसी हो जाए, तो रिसोर्सेस का मोबिलाइजेशन और समाज में जरूरतों को पूरी करना और एक्स्ट्रा काम करके देना कौन करेगा? तो ये सब उसकी इंपॉर्टेंस है। आ गया समझे? नेक्स्ट लिख लो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन और लोक प्रशासन में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? प्रशासन और लोक प्रशासन में। ये अभिनेत्री मैडम सैटरडे को छुट्टी रहती क्या इनकी? तुम लोग कोई इसको जानते नहीं हो ना? वो कहाँ गई जो कल आई थी, कविता? चलो लिखो, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, क्या फर्क है बताओ। अब पढ़ लिए सब। प्रशासन और लोक प्रशासन में क्या फर्क है? हाँ, तो ये प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है, ये सिर्फ पब्लिक होगा। और ये ब्रॉडर कंसेप्ट है, व्यापक सब्जेक्ट है, इसके अंदर ये आता है, तो ये नैरो सब्जेक्ट है? लिमिटेड बोल दो, नैरो तो मत बोलो। स्पेसिफिक बोल लो, वो मत बोलो, नैरो मत बोलो। नैरो और स्पेसिफिक यानी विशिष्ट। विशिष्ट है, किसके लिए विशिष्ट है? कि ये ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन है जो सिर्फ जनता के लिए, और इसका जो ऑपरेशन होता है, इसके जो काम होते हैं, इसका दायरा बहुत बड़ा है, एक्सटेंसिव है। इसका कहाँ तक लिमिटेड है? जहां तक जनता की बात हो रही है। इसके दायरे में पूरे वर्ल्ड वाइड के सब्जेक्ट आते हैं। इसके दायरे में वर्ल्ड वाइड सब्जेक्ट आते हैं, जिनके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? सोसाइटी भी हो सकती है, स्टेट भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, यानी समाज भी हो सकता है, राज्य भी हो सकता है, और संगठन भी हो सकता है, मतलब पूरी दुनिया ही आ गई। जबकि इसके में क्या होगी? सिर्फ वही मैटर्स रिलेटेड होंगे जो सिर्फ पब्लिक से जुड़े हुए, मतलब घुमा फिरा के हम वही बात कर रहे हैं। आगे समझ में?